Hello everyone, this is Yamini Seni and today we are going to start our new chapter of class 9 subject science, chapter number 5, the fundamental unit of life. Now as the name suggests, the fundamental unit of life, fundamental मतलब basic unit, कि क्या उसकी मेन यूनिट है, क्या उसकी बेसिक यूनिट है लाइफ की, तो उसके बारे में हम जानेंगे. ईदर इट इज़ अ एटम और इट इज़ अ सेल. So what is it? We are going to find this out in this chapter. So, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb. Honeycomb यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जो हमें ऐसे हेक्सागोनल शेप का हमें देखने को मिलता है, राइट. उसमें जो भी उसके बी हाइव्स में हम हनीकॉम्ब देखते हैं वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में बना हुआ होता है. तो सिमिलर टू दैट जो रॉबर्ट हुक है, ये एक साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने देखा कि ये जो कॉर्क है वो भी इसी तरीका है. कॉर्क क्या होता है? जैसे जो बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर की जो कैप होती है लकड़ी की बनी हुई, जो कि इस शेप की होती है और इसमें थोड़े होल्स होते हैं, तो वो हमारा जो कॉर्क है उसे कहते हैं. सो कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. ये एक ट्री के बार्क से बना होता है. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. तो रॉबर्ट हुक ने अपने आप ही एक माइक्रोस्कोप जो है वो बनाया था और उससे उन्होंने देखा था, उन्होंने उससे ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह की जो ऑब्जर्वेशन है वो हनीकॉम्ब और कॉर्क की सिमिलर आ रही है. सो व्हाट हैपेंस इज रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स. उन्होंने इन बॉक्सेस को कहा सेल्स. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सेल्स वर्ड है वो या सेल्स जो टर्म है वो किसने दी है, सो दैट इज़ गिवन बाय द रॉबर्ट हुक. सो सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ रूम. सेल जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, यानी कि एक छोटा कमरा. सो दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. भले ये एक बहुत छोटी सी बात थी पर ये साइंस के लिए, साइंस की हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक नींव वाली जो बात हम कह सकते हैं, दैट इज़ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ साइंस, या कि इससे हमें बेस मिला साइंस में. सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू consist of separate units. The use of word cell to describe these units is being used till this day in biology. So let us find about cells. तो जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो हमें, या जो बेसिक लिविंग थिंग जिस चीज़ से बने हुए हैं या उनके अंदर इतनी सारी जो सेपरेट यूनिट्स हैं, उनका बेसिक क्या है? उनका बेसिक सेल है. आज भी हम बायोलॉजी में सेल को ही जो हमारी बेसिक यूनिट है वो मानते हैं. सो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, इसको जानने के लिए एक एक्टिविटी आपको गिवन है यहाँ पे 5.1. सो व्हाट इज़ देयर इन दिस एक्टिविटी? In this activity we have, let us take a small piece from an onion bulb. With the help of a pair of forceps we can peel off the skin called epidermis. Epidermis कौन सी लेयर होती है? चाहे वो ह्यूमन स्किन है या वो किसी वेजिटेबल की स्किन है या किसी फ्रूट की स्किन है. एपिडर्मिस इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर द outermost लेयर, ओके, विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे हमने क्या लिया? जो अनियन है वो, यानी जो प्याज है उसकी झिल्ली हमने ली है, उसकी एक ऊपर वाली लेयर ली है, दैट इज़ द एपिडर्मिस, उसको लिया है. दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. सो वॉच ग्लास जो है उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसमें हम ये जो अनियन की हमने झिल्ली निकाली है या जो हमने अनियन पील निकाला है वो हम रखेंगे. हमें मोटी वाली अनियन की जो फाँक होती है वो नहीं लेनी है, जो ऊपर पतली सी लेयर होती है ट्रांसपेरेंसी वो लेनी है यहाँ पे, ओके. सो दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई. अब हम इसे वाटर में क्यों रख रहे हैं, वॉच ग्लास में रख कर? बिकॉज हम चाहते हैं कि ये मॉइस्चराइज रहे, ये ड्राई ना हो और ये फोल्ड ना हो. सो दैट इज़ वाई वी आर कीपिंग इट इन अ वॉच ग्लास. सो व्हाट डू वी डू विद दिस पील? हमें इस पील से करना क्या है अब? So let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paint brush
might be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of saffron in solution on this piece followed by a cover slip. Take care to avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of a mounting needle. Ask your teacher for help. We have prepared a temporary amount of onion peel. We can observe this light under low power followed by high powers of a कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो यहाँ पे देखो फिर हमें क्या करना है कि हमने उसे वॉच क्लास में रखा. अब उसके बाद हमें ग्लास स्लाइड पे हमें अपनी जो अनियन पील है वो हमें ट्रांसफ़र करनी है. एंड उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो हम जो है अपनी जो हेयर जो ब्रश है उसका यूज़ कर सकते हैं. साथ ही साथ हम फोर्सेप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. उसे रखेंगे, पहले स्लाइड पे 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे, देन उस अनियन पील को ट्रांसफ़र करेंगे. ट्रांसफ़र करने के बाद हम एक सेफ्रन इन सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का होता है, रेडिश कलर में होता है वो, उसकी एक ड्रॉप डालेंगे एंड देन कवर स्लिप लगाएंगे. कवर स्लिप लगाने के बाद इस तरह से कवर स्लिप दिखती है पतली सी. दिस इज़ द ग्लास स्लाइड. इसके ऊपर हमने ड्रॉप ऑफ वाटर डाला, देन हमने जो अनियन पील थी वो रखी, उसके बाद सेफ्रन इन सॉल्यूशन डाला और ये कवर स्लिप जो है फिर उसके ऊपर बिना एयर बबल आए. अगर एयर बबल आएगा तो हमें माइक्रोस्कोप में एयर बबल शो होगा, तो हमें अवॉइड करना है कि एयर बबल ना आए. तो बहुत ही स्लाइटली तरीके से विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड फोर्सेप्स वी हैव टू कीप द कवर स्लिप ऑन इट. सो उसके बाद हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे स्लाइड को प्रिपेयर करके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो. देखो माइक्रोस्कोप जो है वो हमारे कई तरह के होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप एंड मैनी मोर. सो यहाँ पे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं. तो आप ये भी देख सकते हो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का किस तरह से स्ट्रक्चर है यहाँ पर. जैसे इफ़ आई जूम दिस, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस है ऊपर की तरफ जहाँ से हम देखेंगे. देन कोवर्स एडजस्टमेंट है कि हमें जो एडजस्टमेंट है वो करनी है ऊपर ऊपर से. देन फाइन एडजस्टमेंट है कि हमें अंदर जो मेन चीज़ है उसकी ओर हमें और ज़्यादा जूम जाना है या जूम आउट जाना है. देन दिस इज़ नोन एज द आर्म ऑफ माइक्रोस्कोप. ये जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसे हम बेसिकली देखेंगे नीचे जो हमारी स्लाइड के अंदर है. देन इसे हम स्टेज कहते हैं एंड दिस इज़ स्वाइवल. इसे स्वाइवल कहते हैं कि एज ए नट की तरह काम करता है जो कि स्टेज और जो नीचे बेस है उसे जॉइन करता है. देन दिस इज़ द मिरर. इस मिरर के ऊपर जो है वो हमारी जो प्रॉपर लाइट है वो आनी चाहिए और ये जो है वो हमारा कंडेंसर है. देन दिस इज़ द माइक्रोस्कोप स्लाइड जिसके ऊपर अभी हमने अनियन पील का जो एक्सट्रैक्ट है वो रखा है. देन ये हमारे पास क्लिप है. क्लिप क्यों लगाते हैं? सो दैट जो हमारी स्लाइड है वो इधर उधर ना हो. देन दिस इज़ द बॉडी ट्यूब. So these are all the parts of the compound microscope. So what we are going to see in this, हम क्या देखेंगे इसके अंदर compound microscope के बाद कि हमें क्या दिखता है. Although अगर अब हम अभी क्लास में होते तो we will see that, but I will share you a video link so you can see that how we are going to do this in our class. So what we are going to observe this. What do we observe as we look through the lens? Can we draw the structures that we are able to see through the microscope on an observation sheet? So do it look like figure 5.2 cells of onion peel? So this would be the structure which we are going to see in this और अंडर दिस माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप के अंदर हम इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे. इस तरह से जो कंपार्टमेंट्स हैं वो बने होंगे और इसमें एक छोटे से डॉट होंगे. ये डॉट क्या हैं? ये डॉट जो है वो हमारे न्यूक्लियस हैं और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं वो क्या हैं? दीज आर आर सेल्स. ये हमारे सेल्स होंगे. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. यू कैन डू दिस इन योर क्लासरूम एज वेल. So we can try preparing temporary mounts of peels of onion on different sizes. What do we observe? Do we see similar structure or different structure? So now look, अभी हम अलग अलग अमाउंट या साइज़ की जो अनियन पील है वो हम यूज़ करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि क्या सेम है सभी में या देयर इज़ सम डिफरेंस. सो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या कहते हैं? दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर. टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब.
We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structure visible under a microscope. The cell of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. So these small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. What are these? These are the basic building units. That means the basic thing. Okay, so these are the basic thing of onion, or the basic unit, or the fundamental unit. So now however, there are also single cells that live on their own. So these structures are called cells. Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells. However, there are also single cells that live on their own. सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट जो अगर हम बड़े साइज़ के अनियन ले या छोटे साइज़ के अनियन ले, सभी के अंदर हमें सेम तरह का फॉर्मेट जो है वो मिलेगा और उसके अंदर सेल्स ही होंगे, चाहे हम अनियन का लें या हम किसी और ऑर्गेनिज्म का लें, तो भी हमें सेम ही जो सेल्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे. सो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहें, सो वी डू कॉल दी स्ट्रक्चर एज सेल्स. और ये सेल्स क्या हैं? दीज आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लाइफ. नाउ कुछ यहाँ पे सेल्स की बात, और यही छोटे छोटे सेल्स जो है वो मिलकर एक अनियन बनाते हैं. सिमिलरली यही छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, जिन्हें एक ही सेल से, जो कि एक ही सेल से बने हुए होते हैं, उन्हें मल्टीपल सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये समझ में आई कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के हो गए, एक जो सिंगल सेल से बने हैं और एक जो मल्टीपल सेल से बने हैं. ओके, सो यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ये बात समझ में आई है? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल सेल से बने होते हैं. नाउ अब इस बॉक्स में देखेंगे मोर टू नो व्हाट इज ओवर हेयर. सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ये हम सभी को पता है. ही ऑब्जर्व्ड द सेल्स इन अ cork slice with the help of primitive microscope. So Leeuwenhoek with the improved microscope discovered the free living cells in pond water. So जो लीवेनहॉक है उन्होंने भी डिस्कवर किया किस तरह का सेल, जो कि फ्री लिविंग सेल्स थे पॉन्ड वाटर के अंदर उन्होंने देखे सबसे पहली दफ़ा. So it was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the सेल. जो न्यूक्लियस थे उसकी डिस्कवरी किसने की? दैट वाज द रॉबर्ट ब्राउन. पुरकिंजी इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल. जो पुरकिंजी है उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम का कंटेंट बताया जो कि फ्लूइड की फॉर्म में इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. Then the cell that all the plants and animals are composed of cells, that the cell is the basic unit of life, was presented by two biologists. ये दो biologists थे जिन्होंने इस बात को अच्छी तरह से प्रमाणित किया. So who were they? Those were Schleiden and Schwann. So the cell theory was further expanded by Virchow. जो Virchow थे उन्होंने, दिस इज़ अगेन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उन्होंने आगे और एक्सपैंड किया इसी चीज़ को. उन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं दैट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल्स हैं वो जो पिछले सेल्स हैं उन्हीं से मिलकर बनते हैं. विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेलीज. तो जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है 1940 में डिस्कवर हुआ या बनाया गया, उसके बाद जो है जो अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल में, जैसे लाइसोसोम है, राइबोसोम है या गोल्गी अपरेटस है, ये सभी का जो है उनके बारे में भी डिस्कवरी होने लगी. ओके, तो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि न्यूक्लियस किसने बनाया, देन प्रोटोप्लाज्म किसने दिया, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो कब आया, ये कौन से बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट एंड
read it thoroughly. Fine. Now, the invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism, as in amoeba, Chlamydomonas, Paramecium, and bacteria. These organisms are called unicellular organism, that means single cell. अभी जैसे हमने बात करी थी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरह के, एक सिंगल सेल्यूलर जिनको हम यूनिसेल्यूलर के नाम से भी जानते हैं. यूनि का क्या मतलब होता है? इट मीन्स सिंगल, वन. तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए हमारे पास? अमीबा, क्लाइमेडोमोनस, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ऑल दीज विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेल्यूलर. अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मल्टीपल सेल के ग्रुप से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी. सो मैनी मतलब बहुत सारे. सच एज सम फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन वी ह्यूमन्स आर ऑल्सो अ मल्टी सेल्यूलर organism. Can we find out names of some more unicellular organism? So this is, I'm giving you homework. You have to find it out some more name of unicellular organism and write it down in the comment box. Every multicellular organism has come from a single cell. Single cell से बने होते हैं. How? किस तरह से? Cells divide to produce cells of their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. तो जो सभी सेल्स हैं वो pre-existing cells से मिलकर बने होते हैं. अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये वाली जो थ्योरी है वो किसने दी थी, या ये किसने कहा था कि जो सभी सेल्स हैं वो pre-existing cells से बने हुए हैं, सो दैट वाज वर्चो ने कहा था 1855 में कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, उनके अंदर इतने सारे सेल्स कहाँ से आए? जो उनके पास ऑलरेडी सेल्स, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे ही न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं. नाउ लेट अस सी द एक्टिविटी 5.2. सो इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी हैव, वी कैन try preparing temporary mounds of leaf peel, tip of roots of onion, or even peels of onion of different sizes. So after performing the above activity, let us see that the answers of the following. सो नाउ अब हमें क्या करना है, जैसे हमने अनियन पील का एक्सपेरिमेंट किया था वैसे ही हम अनियन की जो रूट है उसका करेंगे. उसका लेंगे और उसका लाइक छोटा सा जो पोर्शन है, जो उसकी लेयर है एपिडर्मिस, उसको लेंगे. लीफ की जो पील है उसे लेंगे और अलग अलग साइज़ की जो अनियंस हैं उनको भी लेंगे. सो ये ट्राई करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज़? क्या वो साइज़ और शेप में सेम दिखेंगे? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? क्या सभी सेल्स जो हैं वो एक जैसे दिखेंगे? देन कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और बॉडी? क्या हम अगर जैसे रूट की अगर बात कर रहे हैं किसी प्लांट की तो वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द लीफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट ओनली. सो नंबर डी इज़ व्हाट सिमिलैरिटीज़ कुड वी फाइंड? तो किस तरह की जो सिमिलैरिटीज़ है वो हमें देखने को मिलेंगी. So now some organisms can also have cells of different kinds. So look at the following picture. It depicts some cells from the human body. तो ये ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल्स उन्होंने दिखाए हैं कि ज़रूरी नहीं कि सारी जो सेल्स हैं वो एक ही जैसे दिखें, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी है हमारी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अलग अलग बॉडी, अलग अलग जो अलग अलग बॉडी जो बॉडी है उसके अंदर अलग अलग हमारे ऑर्गन्स हैं और वो अलग अलग तरीके के फंक्शन करते हैं. तो क्या ये ज़रूरी है कि सभी की जो सेल्स हैं वो सेम हो? सो नाउ लुक एट दिस. सो वी हैव सम वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. Smooth muscle cell, this is the picture of smooth muscle cell. Then we have blood cells, this is the nerve cell, this is the longest cell. Okay, then ovum, then sperm, bone cell, and fat cell. So these are few example, or you can see the picture of some of the cells which are present in our body. Now अभी जो हमने इस एक्टिविटी में क्वेश्चंस पढ़े या देखे उनके आंसर सब हम देख लेते हैं. क्या है? द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. लाइक उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या किस तरह का उनका शेप होगा, किस तरह का उनका साइज होगा. सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स. इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड peculiar for the particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape. Each living cell has the capacity to perform certain basic function that are characteristics of a living form.
How does a living cell perform these functions? These basic functions, we know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. It is the same thing which they are saying, which I have told you that अलग अलग हमारे पास बॉडी ऑर्गन है, उनके अलग अलग फंक्शन है. So it means that the different part of the human body perform different functions. Human body has a heart to pump blood and a stomach to digest food, and so on. Similarly, division of labor is also seen with a single cell. Single cell के अंदर भी division of labor होता है. कैसे? In fact, each cell has got certain specific component within it known as cell organelles. हर एक सेल के पास जो है अपनी एक अलग अलग आप कह सकते हो कि अलग अलग उनके पास कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेसिफिक और स्पेशल फंक्शन. हर एक ऑर्गेनेली जो है सेल के अंदर वो अपना अपना फंक्शन प्ले करता है या अपना अपना रोल प्ले करता है. सो each kind of cell organelle perform a special function such as making a new material in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on. Like अलग अलग काम, कोई न्यू मटेरियल बना रहा है, कोई पुराने मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल रहा है. A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called the सेल. और ये जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको मिलाकर जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वो भी इनके अंदर इंक्लूड होकर हमारा सेल बनता है. अभी हम बात करेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई हैं. So it is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is or what organism they are found in. So now look, जो सेल है उसके अंदर जो जो ऑर्गेनेलीज है वो ऑलमोस्ट कॉमन होंगे चाहे वो किसी का भी सेल है. बट जो बॉडी है उसके अंदर अलग अलग सेल, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, वो शेप के हो सकते हैं, साइज़ के हो सकते हैं, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. तो अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन देखें, सो दे आर सेइंग दैट हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ. द रॉबर्ट हुक हु प्रिपेयर्ड और हु डिस्कवर्ड द सेल, और उन्होंने कैसे विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क एंड हनी कॉम्ब ही डिस्कवर्ड दैट देयर आर सम स्ट्रक्चर inside the human body which is known as the basic fundamental unit of life, which is known as cell. Now second one अगर हम देखते हैं इसमें, so that is why is cell called the structural and functional unit of life. तो क्यों structural और functional unit of life कहते हैं? This is very important question. क्यों कहा जाता है? Because it is the main unit of it. जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बने हैं. जो हमारी पूरी बॉडी है वो सेल से ही मिलके बनी है. So that is why it is known as the essential basic functional structural unit of लाइफ. स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि इसी से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म अप हुआ है. फंक्शनल क्यों? क्योंकि ये इसका जो फंक्शन है वो डिफाइंड है. अगर सेल नहीं होता तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी, ऑर्गेनिज्म बॉडी बन ही नहीं पाती, राइट. सो दिस इज़ द बेसिक यूनिट. फाइन. सो नाउ लेट अस सी द अनदर थिंग एज वेल विच इज़ ओवर हेयर. What is cell made up of? What is the structural organization of a cell? जो सेल है वो किससे मिलकर बना है और उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे हमने सेल की बात करी कि अगर ये सेल है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, बाकी इसके अंदर फ्लूइड होगा जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनेलीज भी होंगी इसके अंदर जिनके, तो ये एक पर्टिकुलर हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है कि सेल कुछ इस तरीके से दिखता होगा. ओके, अभी हम बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में भी इस चैप्टर में कि किस तरह से वो दोनों डिफरेंट हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ भी हैं उनमें. सो नाउ पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. सो वी सॉ अबव दैट द सेल हैज़ अ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज. ऑर्गेनेलीज होती हैं, कुछ अलग पार्ट्स होते हैं बिसाइड द न्यूक्लियस एंड द प्रोटोप्लाज्म in the cell. So how is a cell organized? Cell किस तरह से organized होता है ये हम देखेंगे. If we study a cell under a microscope, we would come across 3 features in almost every cell. हम अगर कोई भी सेल देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो हम देखेंगे 3 चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट सभी सेल में प्रेजेंट होती हैं. नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियस, नंबर 3 साइटोप्लाज्म. All activities inside the cell are interactions of the cell with its environment are possible due to these features.
सो लेट अस सी हाउ. तो अभी देखो, अभी हमने ये 3 चीज़ें देखी. ये 3 चीज़ें मेन है. व्हाट आर दोज? नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियस, नंबर 3 साइटोप्लाज्म. ये सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी. इनके फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन यू कैन रीड इट टिल हेयर एंड read it very carefully, and this is the very important more to know box, so don't forget to read this. So just go through it, and we will continue from 5.2.1 in the next class. Till then, keep reading.